नमस्कार। अभी शनिवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे कैप्टन अमरिंदर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में आकर के मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी संभवतः वो मिले हैं, उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं राजधानी में चल रही हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का पार्ट है पिछले कुछ साल से। आप सब जानते हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर को किनारे कर दिया गया था कांग्रेस में और वहां पर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो कैप्टन ने, सुनील जाखड़ ने, इन सब लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। आप सब जानते ही हैं कि कैप्टन ने पहले अपनी पार्टी बनाई और फिर उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर लिया। 2024 का उनका चुनाव जो था, लोकसभा चुनाव, उसमें इनकी जो पत्नी है परनीत कौर, जो पहले भी पटियाला से सांसद रह चुकी हैं, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। कैप्टन साहब 84 साल के हो चुके हैं, लगभग रिटायरमेंट में हैं। अभी पिछले कुछ समय से तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, बार बार तस्वीरें आ रही थी, हॉस्पिटल में थे, मोहाली में या चंडीगढ़ में कहीं उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उम्र उनकी हो चुकी है, वो सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं है। उनकी मुख्य रूप से कोशिश ये है कि अपनी पत्नी परनीत कौर, हालांकि परनीत कौर भी अब उम्र के उस दायरे में जा रही हैं जो बीजेपी में लंबे समय तक नहीं चल सकता, लेकिन उनकी पॉलिसी ये है कि जो उनकी बेटी है जय इंदर कौर, कैप्टन साहब की, वो इस समय बीजेपी की जो महिला मोर्चा है उसकी प्रदेश अध्यक्ष है और उसको अब वो अपनी राजनीति में स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपनी उत्तराधिकारी के रूप में। मैं आपको बता दूं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और परनीत कौर, इनकी पत्नी, चुनाव लड़ रही थी पटियाला सीट से, तो जय इंदर कौर ने भी पर्चा भरा था जो बाद में खारिज हो गया था। वो पर्चा इसलिए भरा था कि कहीं मां का पर्चा अगर खारिज हो जाए तो उसके स्थान पर मैं चुनाव लड़ सकूं, एक सुरक्षावश। लेकिन उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जय इंदर कौर भी चाहती है कि राजनीति में अपने पैर जमाए जाएं, और इन राजनीतिक घरानों में ये कोई नई बात है नहीं, सभी लोग ऐसे ही चाहते हैं। और जय इंदर कौर के बारे में ये प्रचलित है कि वो राजनीति में कैप्टन साहब की तरह ही काफी एक्टिव है। हालांकि कैप्टन साहब फील्ड में उतना नहीं जाते थे, लेकिन जय इंदर कौर काफी सक्रिय हैं और जब से वो बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी है तब से उनकी सक्रियता और भी बढ़ी है। चर्चा यह भी है कि वो पटियाला से विधानसभा चुनाव इस बार लड़ती हुई नजर आएगी। खैर, चर्चा यह है कि कैप्टन अमरिंदर दिल्ली जो आए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी ने अभी हाल ही में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं केवल सिंह ढिल्लों। मालवा की जो बेल्ट है उससे जट सिख आते हैं, जाट सिखों का दबदबा है पंजाब की राजनीति में, और इस बार बीजेपी ने यह सोचा कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। और चुनाव लड़ाने के पीछे मुझे अभी तो यह कंफर्म नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो चुनाव भी लड़ सकते हैं और चुनाव लोगों को लड़वा भी सकते हैं। लेकिन जब से केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तब से कैप्टन अमरिंदर थोड़ा सा असहज हो गए हैं। वैसे उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के बाद तो यह कहा कि मैं जो ड्रग्स को लेकर के पंजाब में खराब स्थिति है, गैंगस्टर्स के बीच में जो वहां वॉर चल रही है, मैं उसके मुद्दे पर उनसे मिलने के लिए आया था। लेकिन हकीकत बात यह है कि कैप्टन साहब को दर्द यह है कि बताइए, बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया और मुझे पूछा तक नहीं। और कैप्टन साहब ने कुछ इंटरव्यू भी दे दिए हैं। देखिए क्या है कि जो कांग्रेसी हैं, इन कांग्रेसियों की एक मानसिकता है, इसमें एक क्या कहते हैं, सामंती लोकतंत्र जो है वो कांग्रेस में पैरेलल चलता रहता है। इसमें कांग्रेस में क्या है कि क्षेत्रीय छत्रप बन जाते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत, वो किसी की सुनेंगे नहीं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह किसी की सुनते नहीं है, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी नहीं सुनते हैं। या फिर DK शिव कुमार, सिद्धरमैया, इससे पहले कैप्टन साहब भी खुद ऐसे ही हुआ करते थे। उत्तराखंड में हरीश रावत हुआ करते थे, वो तो खैर अब रिटायरमेंट में चले गए हैं। तो कांग्रेस में यह परंपरा रही है कि अंदर जो है वो डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो सामंतवादी है, यानी कि हमारा परिवार, हम ही लोग आगे बढ़ते रहे, दूसरे का किसी का नंबर ना आने दे। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं चलता। जब कैप्टन साहब ने अपनी पार्टी को मर्ज किया था बीजेपी में और वो सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको साथ लेकर के आए थे, तो सुनील जाखड़ को आते ही बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरी पार्टी से नेता है और उसे आप तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बना दें। चूंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बीच बीच में खबरें आती रही
कि वो नाराज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय तो ये भी चर्चा आई थी कि सुनील जाखड़ इस्तीफा दे दिया है, नाराज हैं टिकटों के वितरण को लेकर, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन बीजेपी के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे इस तरह के अलग अलग धड़े बन गए हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी चले। लेकिन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। वो बीजेपी अलग हुआ करती थी, अडवाणी जी वाली और अटल बिहारी वाजपेयी वाली। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। यहां जो ये दो लोग कह देंगे वो ही फाइनल हो जाता है। अब कैप्टन साहब ने ढिल्लों साहब के चयन पर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में करना चाहती है वो ढिल्लों साहब करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के लिए ढिल्लों साहब उतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में बरनाला से विधानसभा चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे ढिल्लों साहब। 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुआ, संगरूर सीट से आम आदमी पार्टी के मीत हैयर से हार गए। तो उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि ढिल्लों साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना देना बीजेपी का कोई सही कदम नहीं है और वो उतने कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हालांकि बार बार वो ये भी कहते हैं कि ढिल्लों साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे मित्र हैं और मेरी उनसे अच्छी जान पहचान है। लेकिन दूसरी पार्टियों को मौका मिल जाता है। जब कैप्टन अमरिंदर ने इस प्रकार के इंटरव्यूज दिए, इंडियन एक्सप्रेस में उनका पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही थी, तो उसके बाद दूसरे दल मौके का फायदा उठाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया कि अगर कैप्टन साहब को बेचैनी हो रही है बीजेपी में तो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और इस तरीके से चर्चाएं गर्म हो गई। लेकिन साहब बीजेपी तो बीजेपी है। बीजेपी ने तो अन्नामलई के सामने झुकने से मना कर दिया। अन्नामलई पार्टी छोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बना ली। तो कैप्टन साहब तो किस खेत की मूली हैं, बीजेपी उनकी सुनने वाली है नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इस समय पंजाब को लेकर के बहुत सीरियस है। यह बात और है कि जो बीजेपी का इस समय बड़ा नेतृत्व है वो सारा का सारा इंपोर्टेड है, यानी कि कांग्रेस से आया हुआ है। अब जिक्र की बात करें, सुनील जाखड़ देख लीजिए, रवनीत बिट्टू जो केंद्र में मंत्री हैं, केवल सिंह ढिल्लों, कैप्टन अमरिंदर, परनीत कौर, सभी लोग जो है कांग्रेस से आए हुए हैं। और बीजेपी के सामने मजबूरी है कि उसके जो बड़े नेता हैं यहाँ के, तरुण चुग है, श्वेत मलिक हो, या फिर जो पहले अश्विनी शर्मा हुआ करते थे, ये सभी लोग हिंदू थे, जट सिख। बीजेपी के पास कोई बड़ा फेस नहीं था और उस रूप में उनका जो पूर्ति होती थी वो शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका जो समझौता होता था वहां से उसकी पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी से इतने लोगों को आयात कर लेंगे तो फिर बीजेपी का पुराना कैडर, आरएसएस, ये सब लोग भी असहज हो जाते हैं और एक अजीब से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी ने जो साथ छोड़ने का फैसला किया है, अभी तक तो यही फैसला है, उसमें बीजेपी का बड़ा फायदा है। हो सकता है कि इस चुनाव में लाभ ना हो, अगले चुनाव में लाभ हो जाओ, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के पतन के साथ ही कई कट्टरपंथी ताकतें उभरी हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली बार इसलिए आ गई थी प्रचंड बहुमत के साथ कि साहब उसके साथ कट्टरपंथी, खालिस्तानी समर्थक ये सब लग गए थे। लेकिन बहुत जल्द ही इन लोगों का मोह भंग हो गया। इन सबको लगा कि भाई भगवंत सिंह मान तो हमारे कहे पे चल नहीं रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। तो ऐसे में अमृतपाल जैसे कट्टरपंथी चेहरे उभर करके सामने आए, जो जेल में रहते हुए लोकसभा का सांसद बन गया। तो ऐसे में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है बीजेपी के सामने भी और बाकी दलों के सामने भी। लेकिन बीजेपी का सबसे प्लस पॉइंट बताता हूं मैं क्या है, डबल इंजन की सरकार। बीजेपी ने हर प्रदेश में, जितने भी प्रदेश में अपनी सरकारें बनाई हैं, वहां डबल इंजन की सरकार का नैरेटिव बना करके बनाई है। वेस्ट बंगाल में देखिए कितनी तेजी से अभी काम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाया गया जो तृणमूल कांग्रेस से आए थे और उनके नेतृत्व में काम कितनी तेजी से हुआ। अभी 3-4 दिन पहले अश्विनी वैष्णव गए कोलकाता और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेलवे की कई बड़ी बड़ी योजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने घोषित की। और सबसे बड़ी योजना देखिए, उन्होंने कहा कि जो ये जो मुंबई वाली बुलेट ट्रेन बन रही है, अहमदाबाद मुंबई वाली, इसके बाद अगली बुलेट ट्रेन जो बनेगी वो नई दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बनेगी। यानी कि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तीनों स्टेट कवर हो जाएंगे। ये छोटी घोषणा नहीं है। अगर इस योजना पर अमल अगले 10 साल में भी लाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने अगले 10 साल के लिए वेस्ट बंगाल में यह मैसेज दे दिया कि डबल इंजन की सरकार बनने के बहुत सारे फायदे हैं। और
ये फायदे वो पंजाब में भी गिना रही है। बीजेपी के लिए पंजाब में भी यही नैरेटिव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे मध्यम वर्ग प्रभावित होता है, जिसके बच्चों को नौकरियां चाहिए, जॉब चाहिए, व्यापारी वर्ग जिन्हें यह लगता है कि यार अगर ऐसा होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज आएगी तो व्यापारियों का भी फायदा होगा। और साथ साथ जो मिडिल क्लास है वो तो इससे प्रभावित होता ही है, युवा तो प्रभावित होते ही है। आम आदमी पार्टी का अभी तक जो एक क्या कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी तक रहा है यहां की सरकार का, कि उन्हें 34% के आसपास यहां दलित वोट हैं, उनके वो जिस तरफ चले जाते हैं सरकार उसकी बन जाती है। 2012 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के साथ गए थे, उनकी सरकार बन गई थी। 31% 32% के पास के करीब वोट मिले थे दलितों के। 2017 में ये कांग्रेस के साथ चले गए, 2022 में ये आपके साथ चले गए। अगर बीजेपी इनके सामने एक अच्छा नैरेटिव रखने में सफल होती है तो दलित वोट इनके साथ आ सकते हैं। इसके लिए बीजेपी को विशेष प्रकार के पैकेज अनाउंस करने पड़ेंगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देने के वायदे करने पड़ेंगे। और यह बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि देखिए साहब, पंजाब में सरकार क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की, कि बिजली के बिल आपके जीरो कर दिए और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, महिलाओं के लिए फ्रीबीज दी जा रही हैं। लेकिन बीजेपी ने लोगों को यह समझाना शुरू किया है कि भाई इससे पंजाब पर कर्जा बढ़ रहा है, इससे पंजाब में ना इंडस्ट्री आ पा रही है, ना यहां पर डेवलपमेंट हो पा रहा है, ना बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, क्योंकि यह लगातार घाटे में चला जा रहा है। तो यह समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया पंजाब में हुई उसमें बीजेपी ने अच्छा खासा काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश हैं, बंजारे टाइप के लोग, उनके वोट बनवाए गए। दलितों के बहुत वोट बने, एसटी के जो आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के वोट बनवाए गए, और दलित महिलाओं के वोट बहुत बनवाए गए हैं जिनके वोट आज तक बने ही नहीं थे। यह एसआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी ने खासतौर से काम किया है। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के पास एक चेहरा ऐसा है जिसे अगर बीजेपी सही तरीके से प्रोजेक्ट करे तो उसका तुरंत लाभ इसी चुनाव में लिया जा सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के उन रेयर नेताओं में से हैं जिनकी राष्ट्रवादी छवि है, नेशनलिस्ट छवि है। उनके दादाजी स्वर्गीय बेअंत सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के, और आतंकवादियों ने 80s के दौर में उनकी हत्या कर दी थी। और यह पूरा परिवार कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा रहा है। और 2009 में अनंतपुर साहब से सांसद बने थे बिट्टू। 2014 और 2019 के चुनाव में लुधियाना से सांसद रहे थे। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी ने इनको राज्यसभा में भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया गया है, रेल राज्य मंत्री बनाया गया। और अभी अभी 18 जून को जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 24 के करीब सीटों के, उसमें बिट्टू का नाम नहीं आया है। बिट्टू की राज्यसभा अभी पूरी हो रही है इसी महीने में, जून के महीने में, लेकिन उन्हें फिर से बीजेपी ने नॉमिनेट नहीं कराया है। अभी तक 1-2 टिकट डिक्लेयर होने बाकी हैं, लेकिन अंदाजा यही है कि बीजेपी उनको नहीं भेजेगी। वैसे तो 11 तारीख तक या 9 तारीख तक फाइनल होगा कौन कौन लोग जा रहे हैं, लेकिन पूरी इस बात की संभावना है कि बिट्टू को नहीं भेजा जा रहा है। सारे नए चेहरे इस बार राज्यसभा भेजे गए हैं। बिट्टू को इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि बिट्टू को यह कह दिया गया है कि आपको लुधियाना से चुनाव लड़ना है। लुधियाना उनका गढ़ है, उनका इलाका रहा है। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है और वो अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हो गए। अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ है उनके क्षेत्र में वो दिखा रहे हैं। इट मीन्स उन्हें ऊपर से मैसेज दे दिया गया है। और हो सकता है कि अगर बीजेपी का चांस बने और बीजेपी इस स्थिति में आए कि अपना मुख्यमंत्री बना सके, तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि बिट्टू फ्रंट रनर होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। तो बीजेपी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पंजाब के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान अपना बनाया हुआ है। डबल इंजन की सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, डेवलपमेंट करने वाली सरकार, और साथ ही साथ जट सिखों को लेकर के जो एक थोड़ी सी उसमें गैप था कि कोई जट सिख बीजेपी में नहीं है, उसके लेकर के कई चेहरे उन्होंने एडजस्ट कर ही लिए हैं। कैप्टन अमरिंदर हैं, ढिल्लो हैं, बिट्टू हैं, कई लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया ही है। तो निश्चित रूप से कैप्टन साहब को यह चिंता तो निश्चित रूप से वाजिब है ही उनकी कि साहब उनसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये बीजेपी है, यहां पर किसी की पूछ होती नहीं है इस तरीके से। अगर आप में वजूद है तो आपको खुद ही खुद घर में बैठे ही आपको टिकट दिया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर साहब निश्चित रूप से इतना जरूर आश्वासन लेकर के लौटे होंगे दिल्ली से कि उनकी बेटी को इस बार जरूर टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी पंजाब को लेकर बहुत कुछ होना बाकी है। और बिट्टू
भले ही राज्यसभा के सांसद ना रहें, लेकिन राज्यसभा का सांसद हुए बिना भी 6 महीने तक वो केंद्र में मंत्री रह सकते हैं। और उसके बाद तो पंजाब के चुनाव का बिगुल ही बच जाएगा जनवरी फरवरी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पंजाब से हैं तो हमारे इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दें। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो पंजाब के अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर हमारे इस चैनल का लिंक भेजें और उनसे कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब को लेकर के बहुत सारे वीडियो हमने इस पर बनाए हैं और आगे भी बनाने वाले हैं। नमस्कार।